हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। क्रैश कोर्स की इस वीडियो में आप एमेट सीखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमेट क्या होता है, इसके यूजेस क्या क्या हैं और इसको हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं और इसमें हम वर्क कैसे करते हैं। तो ये शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि एमेट है क्या। देखिए, जो एमेट है ये एक थर्ड पार्टी प्लगइन है जिसका हम यूज करते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर। और इस प्लगइन का मेन काम क्या है, वो ये है कि ये हमारा डेवलपमेंट का जो टाइम है उसको रिड्यूस कर देता है, जो हम HTML और CSS में लगाते हैं। बेसिकली हम इसे किसी वेबसाइट पे नहीं लगाते हैं। जब भी हम अपनी वेबसाइट की HTML और CSS का काम कर रहे होते हैं, मतलब कि उसका कोडिंग कर रहे होते हैं, तब हम इसका यूज करते हैं। और इसको यूज करने से हमारी HTML और CSS की जो कोडिंग है वो काफी फास्ट हो जाती है। आपने मेरी CSS की कई वीडियोस में देखा भी होगा कि मैं एक छोटा सा कोड लिखता हूँ और वो बहुत बड़ी लाइन लिख देता है। ये कैसे पॉसिबल होता है? ये एमेट की हेल्प से होता है। तो ये देखते हैं कि एमेट को हम यूज कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसको यूज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एडिटर्स आते हैं। देखिए, जैसे एटम है, VS कोड है, सबलाइन है, ब्रैकेट है और पेड सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जैसे ड्रीमवीयर, वेबस्टॉर्म, PHP स्टॉर्म। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एडिटर्स हैं जिसके अंदर हम एटम की कोडिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो कोर्स में मैं एटम के ऊपर इसको यूज करके दिखाऊंगा आपको। देखिए, यहाँ पर ये जितने भी फ्री सॉफ्टवेयर हैं, एटम, VS कोड, सबलाइन या ब्रैकेट, इनके अंदर अगर आप एमेट में काम करना चाहते हैं तो आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, मतलब कि एक प्लगइन पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है और उस पैकेज का नाम है एमेट। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम इस वीडियो कोर्स में एटम एडिटर यूज करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एटम के अंदर हम इस पैकेज को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां देखिए, मैंने एटम एडिटर को ओपन कर लिया है। अब यहां पे जाके सबसे पहले हमारे को फाइल मेन्यू में जाना है और फाइल मेन्यू में यहां पर हमें सेटिंग्स नाम के एक लिंक पे क्लिक करना है। ये देखिए, इसके ओपन होने के बाद यहां पर हमें इंस्टॉल पे जाना है। ये देखिए, यहां पर ऊपर आपको हेडिंग दिखेगी इंस्टॉल पैकेजेस। यहां पे जाके हम कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहां पर अभी हम एमेट इंस्टॉल करने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे को यहां पे लिखना है EEMET, एमेट। तो यहां पे मैंने इसको सर्च किया। ये देखिए, तो यहां पर ये प्लगइन जो है मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तभी यहां पर कोई भी इंस्टॉल का बटन नहीं दिखा रहा। मगर जब आप इसे फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करने लगेंगे तो आपके सामने ऐसा ब्लू कलर का एक बटन नजर आएगा आपको, और उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके क्लिक करने के बाद ये कुछ मिनट्स लेगा, राउंड अबाउट 5 मिनट्स, उसमें ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसको इंस्टॉल करने के बाद एक बार आपको एटम एडिटर को बंद करके एक बार दोबारा से रीस्टार्ट कर लेना है। एटम की इस पैकेज को इंस्टॉल करने का एक दूसरा तरीका भी है, आइए मैं आपको उसको दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको गूगल साइट ओपन करनी है और यहां पर आपको सर्च करना है एटम पैकेजेस। ये देखिए, यहां पर आपके सामने सबसे पहला जो लिंक है वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है atom.io, उसको आपको क्लिक कर लेना है। यहां पर देखिए, आपके सामने एक डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। इसमें यहां पर एटम के अंदर जितने भी पैकेजेस हैं उनके यहां पर आपको नाम शो हो रहे हैं। तो यहां पर हम सर्च कर सकते हैं एमेट। ये देखिए, यहां पर हमारे सामने जो सबसे पहला पैकेज ओपन होगा यही एमेट का ऑफिशियल प्लगइन है। यहां से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर ये दिखा रहा है कि कितनी बार ये डाउनलोड हो चुका है और कितनी इसे स्टार रेटिंग है। यहां पर जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहां पर ये कहेगा आपको ओपन करना पड़ेगा एटम एडिटर। तो अभी तो मैं इसे ओपन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है। तो आपको इसको यहां से इंस्टॉल करके एक बार अपने एटम एडिटर को रीस्टार्ट कर लेना है। तो अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूं। अब इसके बाद हम अपना एटम एडिटर ओपन कर लेते हैं। यहां देखिए, यहां पर मैंने एक ऑलरेडी एक फाइल बना के रखी हुई है emet.html और एक CSS की फाइल भी बनाई है emet.css। इन दोनों फाइल्स के अंदर ही मैं आपको एटम की कोडिंग करके दिखाऊंगा। देखिए, जो इसका सबसे पहला शॉर्ट कोड होता है वो है एक्सक्लेमेशन का साइन। ये देखिए, ये आपको कीबोर्ड के अंदर न्यूमेरिक जो हमारे पास वैल्यू होती है 1 उसके साथ मिल जाएगा, जिसको आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है। इसको टाइप करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे स्पेस नहीं देनी है, बिल्कुल इसके साथ में ही यहाँ पर आपको टैब को क्लिक करना है। ये देखिए, जैसे मैं टैब को क्लिक किया तो यहां पर HTML का जो बेसिक कोड है वो यहां पे प्रिंट हो गया। अब ऑटोमेटिकली यहां पे देखिए ऊपर डॉक टाइप आ रहा है, यहां पर HTML का टैग आ गया है, बेसिक हेड टैग आ गया है, उसके अंदर टाइटल टैग आ गया है, मेटा टैग्स भी आ रहे हैं कुछ बेसिक से, और यहां पर बॉडी टैग भी आ गया है। तो आपने देखा कि मैंने एक छोटा सा कोड ही लिखा, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूं। ये देखिए, मैंने यहां पर एक्सक्लेमेशन डाला और उसके बाद टैब को प्रेस किया। ये देखिए, अगर आप इतना बड़ा कोड नहीं चाहते तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरा शॉर्ट कोड भी है, जिसके लिए हम यहां पे लिखते हैं DOC। ये देखिए, डॉक। मैंने इसके बाद यहां पर टैब दबाऊंगा तो देखिए यहां पर ऊपर हमारे पास डॉक टाइप टैग नहीं आया, बाकी सब वही टैग्स आ रहे हैं जो हमने अभी पहले ही देखे थे।
और अगर आपको जैसे यहाँ पर मेटा टैग्स आ रहे हैं कुछ, ये भी नहीं चाहिए, तो इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे छोटा सा एक कोड आता है जिसको हम लिखते हैं doc4। इसको लिखने के बाद मैंने यहाँ पर टैब को प्रेस किया, ये देखिए, तो यहाँ पर हमारे सामने बेसिक सा HTML का कोड आ चुका है। अब यहाँ पे हम अपने दूसरे कोड्स की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, जो भी HTML के जितने भी टैग्स होते हैं, आपको जस्ट उनका यहाँ पे नाम लिखना होता है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा H1 टैग। अब H1 के लिखने के बाद मेरे को जस्ट यहाँ पे टैब को प्रेस करना है। ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली H1 टैग को लिख देगा। और अगर मैं इसके बाद पैराग्राफ टैग लिखना चाहता हूं तो यहाँ पे जस्ट मेरे को P को प्रेस करना है और उसके बाद टैब दबा देना है। ये देखिए, तो इस तरह मैं किसी भी टैग को लिख सकता हूं। देखिए, जैसे मैं हेड टैग के अंदर गया और यहाँ पर मैंने जस्ट लिखा लिंक टैग होता है जो हमारे पास एक्सटर्नल CSS की फाइल को अटैच करने के लिए होता है। तो यहाँ पर मैंने टैब को प्रेस किया। ये देखिए, इसने क्या किया, यहाँ पर इसके अंदर REL मतलब कि जो रिलेशन नाम का एट्रीब्यूट होता है उसको अपने आप लिख दिया स्टाइल शीट। और यहाँ पर हमारे पास एक एट्रीब्यूट भी लिखा गया HREF, जिसका मतलब होता है हाइपरलिंक रेफरेंस। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने हेडिंग 1 और पैराग्राफ टैग लिखे हैं, उसी तरह मैं यहाँ पर एंकर टैग भी लगा सकता हूँ। ये देखिए, मतलब कि कोई भी टैग, मतलब कि IMG टैग लिखा इमेज के लिए। ये देखिए, इसने दोनों एट्रीब्यूट्स इसके अपने आप उठा लिए, सोर्स और ऑल्ट। बिल्कुल इसी तरह मैं यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स टैग भी लेता हूँ, जैसे आई फ्रेम। ये देखिए, मैंने टैब को प्रेस किया। ये देखिए, तो किसी भी टैग का मैं अगर नाम लिखूंगा यहाँ पर और उसके बाद टैब को प्रेस करूंगा तो वो अपने आप उस टैग को कंप्लीट कर देगा। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पर div टैग डालना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पर इसने div टैग डाल दिया। और अगर मैं यहाँ पर जाकर div के साथ हैश लगा दूं तो इसका मतलब है ID लग जाएगा इस पे। मान लीजिए मैं उसका एक नाम दे देता हूँ, जैसे टेस्ट। मैंने div लिखा, उसके साथ हैश लगाया और उसके बाद लिखा टेस्ट। तो देखिए, यहाँ पर जैसे ही मैंने टैब को प्रेस किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक ID लग चुका है टेस्ट नाम का। तो यहाँ पर जैसे ये मैंने कोड लिखा है, मैं बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं div ही बनाना चाहता हूँ और उस पर कोई ID लगाना चाहता हूँ तो मेरे को हर बार div लिखने की भी जरूरत नहीं है, उसका भी एक शॉर्ट हैंड आता है। देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया ABC। अब जैसे ही मैं इस पर टैब प्रेस करूंगा तो ये div को अपने आप कंप्लीट कर देगा। मैं Ctrl Z करके दिखाता हूँ आपको। मैंने ये देखिए, यहाँ पर कोई भी div नहीं लिखा है, तो ये ऑटोमेटिकली अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं देता, कोई भी टैग का नाम नहीं देता, तो ऑटोमेटिकली वो div ही क्रिएट करेगा। ये देखिए, मैं Ctrl Z करता हूं। अगर मैं यहां पे जाकर किसी क्लास का नेम दे देता हूं, देखिए जैसे मैंने यहां पर दे दिया XYZ और यहां पे मैंने टैब को प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली div को क्रिएट कर देगा। और अगर मैं कोई ऐसा div क्रिएट करना चाहता हूं जिसपे दो क्लासेस इकट्ठे लगाना चाहता हूं तो उसका भी एक तरीका होता है। ये देखिए, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे लिखना है .xyz और उसके बाद दूसरी क्लास। देखिए, जैसे मान लीजिए ABC। अब ये मैंने दो क्लासेस इकट्ठे लिख दिए और उसके बाद मैंने यहाँ पर टैब को प्रेस किया। ये देखिए, यहाँ पर एक div क्रिएट हो गया जिसके अंदर दो क्लासेस लग रही हैं, ABC और XYZ। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं किसी पैराग्राफ पे कोई क्लास या ID लगाना चाहता हूं तो वो भी मैं लगा सकता हूं। ये देखिए, मैंने यहां पर लिखूंगा P.ABC। तो यहां पर देखिए एक पैराग्राफ टैग क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर क्लास लगी हुई है ABC। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, यहां पर जैसे मैं गया और मैंने यहां पर H2 टैग ले लिया और उस पर ID लगा दिया XYZ। आप जोन सा मर्जी नेम ले सकते हैं, मैं यहाँ जस्ट टेस्टिंग के लिए ले रहा हूँ। ये देखिए, और मान लीजिए मैं कोई ऐसा div क्रिएट करना चाहता हूं जिसपे मैं ID भी लगाना चाहता हूं और क्लास भी। तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे जस्ट मेरे को लिखना है div। पहले मैं जोन सा ID लगाना चाहता हूँ, देखिए जैसे मैंने टेस्ट नाम का एक ID लगाना चाहता हूँ और इस पे क्लासेस लगाना चाहता हूँ। एक लगाना चाहता हूँ क्लास 1, फिर एक दूसरी क्लास लगाना चाहता हूँ क्लास 2। इस तरह मैं जितनी मर्जी क्लासेस लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर अगर टैब को प्रेस करूंगा तो देखिए, यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक div क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर एक ID भी लगा हुआ है और दो क्लासेस भी ऐड हो रही हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मान लीजिए अगर मैं किसी टैग को यहां पर डालना चाहता हूं और उसके कुछ डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स भी लेना चाहता हूं। देखिए, जैसे अगर मैं यहां पर IMG लिखता हूं तो ये ऑटोमेटिकली इमेज टैग को क्रिएट कर देता है। मगर मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर एक टाइटल एट्रीब्यूट भी आ जाए और उसके अंदर कुछ वैल्यू भी हो। तो उसके लिए मैं देखिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अभी Ctrl Z करता हूँ और यहाँ पे जस्ट मेरे को लगानी है स्क्वायर ब्रेसेस। और स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर मेरे को एट्रीब्यूट का एक नेम लेना है। देखिए, जैसे मैं टाइटल एट्रीब्यूट यूज करना चाहता हूँ और मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे हेलो वर्ल्ड। ये देखिए, अब मैं बाहर आकर यहाँ पे टैब प्रेस करूंगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको अंदर से टैब को प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल जहां लाइन क्लोज हो रही होगी वहीं पर जाके टैब को प्रेस करना है। मैंने यहाँ पर टैब को प्रेस किया तो देखिए, यहाँ पर ऑटोमेटिकली टाइटल नाम का एट्रीब्यूट आ चुका है और उसकी वैल्यू भी आ रही है। मैं यहाँ पे Ctrl Z करता हूँ। मैं एक ही साथ कई सारे एट्रीब्यूट भी ले सकता हूँ। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर गया
और मैं चाहता हूँ यहाँ पर इमेज का मैं सोर्स भी दे दूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर src नाम का एट्रीब्यूट चूज करूँगा और उसके अंदर देखिए जैसे मैं यहाँ पर इमेज का पाथ दे देता हूँ। इमेजेस के अंदर कोई abc.jpg फाइल पड़ी है, ये देखिए मैं बाहर आया और मैंने टैब को प्रेस किया, ये देखिए तो इसने क्या किया, यहाँ पर अब दो एट्रीब्यूट ले लिए, एक सोर्स और दूसरा टाइटल। अगर मैं ऑल्ट भी देना चाहूँ तो इसी तरह मैं ऑल्ट भी दे सकता हूँ। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास कुछ फॉर्म्स के भी एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर इनपुट लेता हूँ अगर, तो इनपुट हमारा जो है टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट कर देगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर टाइप नहीं दी है तो इसने टेक्स्ट ले लिया, मगर अगर मैं यहाँ पर जाकर इनपुट के बाद यहाँ पर मैं लिखूँ कॉलन और यहाँ पर लिख दूँ ईमेल, तो ये क्या करेगा, ये एक नया इनपुट बॉक्स क्रिएट कर देगा और उसकी टाइप दे देगा ईमेल। ये देखिए, और बिल्कुल इसी तरीके से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ पर मैं जितने भी हमारे पास HTML5 के अंदर टाइप की नई वैल्यूज आई हैं उन सबको यूज कर सकता हूँ। देखिए जैसे कलर आई है, ये देखिए कलर आ गया। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर देता हूँ टाइम, जो टाइम शो करता है, ये देखिए तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली टाइप में टाइम आ चुका है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक स्पेशल शॉर्टकट आते हैं जो हमारा एक ही वर्ड से मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं। देखिए जैसे हमें मालूम है अगर हम यूएल लिखेंगे तो वो हमारा यूएल टैग क्रिएट कर देगा, मगर यूएल के अंदर या तो li होता है या ओएल टैग होता है। अगर वो हम पहले से ही डालना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूएल के साथ जस्ट लिख देंगे प्लस। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए li टैग अपने आप ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ चुका है। और बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ले लूँ ओएल और उसके साथ प्लस लिख दूँ तो उसके अंदर भी li आ जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास एक टैग होता है जिसका नाम है टेबल। अगर मैं खाली टेबल लिखूंगा तो वो सिर्फ टेबल टैग को क्रिएट करेगा, मगर मैं चाहता हूं कि उसके अंदर टेबल रो भी आ जाए और टेबल डाटा नाम का जो टैग है वो भी आ जाए। तो देखिए उसके लिए मेरे को यहाँ पर जस्ट लिखना है टेबल प्लस। मैंने यहाँ पर टैब पे क्लिक किया, ये देखिए इसने क्या किया, एक रो भी क्रिएट कर दी और उसके अंदर एक टीडी भी डाल दिया। और इसी तरह मैं आपको एक लास्ट एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ इसका। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिलेक्ट टैग होता है, अगर मैं वो लिखूं तो सिर्फ वो सिलेक्ट टैग को ही क्रिएट करेगा। उसके अंदर एक ऑप्शन टैग भी आते हैं, उसको क्रिएट इसने नहीं किया। तो यहाँ मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और सिलेक्ट के साथ लिख देता हूँ प्लस। अब ये क्या करेगा, सिलेक्ट के साथ ऑप्शन टैग को भी क्रिएट कर देगा। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन टैग भी आ चुका है इसके अंदर विद एट्रीब्यूट्स। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि एक ही साथ हम अगर एक ही तरीके के टैग्स डालना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए अगर मैं एक ही साथ 3 डिव टैग क्रिएट करना चाहता हूँ, देखिए अगर मैं सिर्फ एक बार डिव टैग लिखकर उस पर डिव पे क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल डिव ही क्रिएट हो रहा है। मगर अगर मैं यहाँ पर डिव के साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दूँ और यहाँ पे लिख दूँ जितने भी मेरे को डिव क्रिएट करने हैं, जैसे मान लीजिए 3, अब मैं अगर यहाँ पर टैब पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली 3 डिव क्रिएट हो गए। बिल्कुल इसी तरह से मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर किसी भी टैग को, देखिए जैसे मैंने पी टैग ले लिया और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए इसे 4 से, तो ऑटोमेटिकली 4 पी टैग क्रिएट हो चुके हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि जो मैं डिव क्रिएट कर रहा हूँ उस पर कोई क्लास भी लगी हो, देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर डिव क्रिएट कर रहा हूँ और उस पर ABC क्लास चाहता हूँ सभी डिव्स पे, और उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो देखिए यहाँ पर 3 डिव क्रिएट हो चुके हैं जिनके अंदर सेम क्लास है ABC। तो यही काम होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन का, कि अगर हमने सेम टैग बार बार रिपीट करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एमेट के अंदर आते हैं नेस्टिंग ऑपरेटर्स। नेस्टिंग ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक डिव टैग क्रिएट करूँ और उसके अंदर एक S2 टैग भी क्रिएट हो जाए उसके साथ ही, मतलब कि एक ही कमांड से, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑपरेटर आता है जिसे हम कहते हैं चाइल्ड ऑपरेटर। मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा डिव और उसके लिए मैंने यहाँ पर लगाया ग्रेटर देन का साइन। अब ग्रेटर का मतलब है कि इसके अंदर एक चाइल्ड टैग भी होगा और जोन सा चाइल्ड टैग होगा उसको मेरे को इसके बाद लिखना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया S2। अब मैंने यहाँ पर टैब पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर एक डिव टैग क्रिएट हो गया और उसका चाइल्ड बन गया S2। मैं आपको इसका एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। देखिए अगर मैंने यहाँ पर P लिख दिया, अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर डिव के अंदर 2 P आ जाएं, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। अब एक डिव क्रिएट होगा उसके चाइल्ड बनेंगे 2 P। मैंने यहाँ पर टैब पे क्लिक किया, ये देखिए। और अगर मैं चाहता हूँ, मैंने कंट्रोल जेड करता हूँ कि डिव जो हमारे पास यहाँ पे टैग बन रहा है उस पर एक ID भी लगाओ, मान लीजिए कोई भी ID, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC। अब मैं लास्ट में आया और यहाँ पे मैंने टैब पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास डिव क्रिएट हुआ है उस पर एक ID भी लग रहा है ABC। मैं आपको इसका एक एग्जांपल और भी दिखाता हूँ।
अब मान लीजिए मैं दो डिव क्रिएट करना चाहता हूँ, एक के अंदर एक, और बाहर वाले पे एक क्लास लगी हुई है रैप, उसके अंदर जो हमारे पास एक डिव आ रहा है उस पे क्लास लगी हुई है कंटेंट। ये देखिए, तो देखिए इसने क्या किया, यहाँ पर दो डिव क्रिएट कर दिए, पेरेंट पे लगा दी क्लास रैप और उसके चाइल्ड पे लगा दी कंटेंट। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है चाइल्ड ऑपरेटर का। मैं आपको एक दो एग्जांपल इसके और भी दिखाता हूँ। देखिए जैसे यूएल टैग है और मैं चाहता हूँ इसके अंदर 3-4 एल आ जाएं। एल मतलब लिस्ट आइटम टैग, तो यहाँ मैंने क्या किया, इनटू 3, मैंने यहाँ पे टैब पे क्लिक किया। ये देखिए, अब जो ये चाइल्ड ऑपरेटर है मैं इसको कहीं बार लगा सकता हूँ एक ही कमांड के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ कंट्रोल जेड करता हूँ। अब देखिए जैसे यहाँ पर 3 एल क्रिएट हो रहे हैं और मैं चाहता हूँ हर एल के अंदर एक एंकर टैग भी आ जाए। तो पहले मैंने क्या किया, यूएल लिया और उसके अंदर 3 एल लिए और एल के अंदर एंकर टैग डाल दिया। यहाँ मैंने टैब पे क्लिक किया। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 एल आ चुके हैं और हर एल के अंदर एंकर टैग भी आ रहा है। तो आपने देखा कि कितना आसान हो चुका है, सिर्फ मेरे को इतनी सी कमांड लिखनी है और ये हमारा 4 लाइनों का कोड लिख रहा है। ये देखिए, अब इसी के अंदर मैं ये भी चाहता हूं अगर कि हर एल पे कोई क्लास भी लगी हो तो वो भी मैं कर सकता हूं। ये देखिए, मेरे को जस्ट यहाँ पे जाकर जोन सी भी क्लास लगानी है। देखिए जस्ट मैं आइटम नाम की क्लास लगाना चाहता हूँ, मैंने लिखा, मैं एंड में आया और टैब पे क्लिक किया। ये देखिए, अब इसने क्या किया, हर एल पे एक आइटम नाम की क्लास भी ऐड कर दी। मैं इसी का आपको एक एडवांस वर्जन भी दिखाता हूं। मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड करता हूं। अब देखिए यूएल के अंदर हमेशा एल ही आते हैं, तो ये एमेट को ऑलरेडी पता है, तो मेरे को यहाँ पर एल लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने जस्ट यहाँ पे लिख दिया कि यूएल के अंदर डॉट आइटम नाम की क्लास लग जाए, मतलब कि किस पे लगेगी, एल पे, और वो कितनी बार आएंगे, 3 बार। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने टैप किया यहाँ पर। ये देखिए ऑटोमेटिकली एल आ चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम टेबल टैग भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको टेबल टैग का भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा टेबल, और टेबल के अंदर मैंने टीआर चाहिए, कितने, 2, और हर टीआर के अंदर मेरे को टीडी भी चाहिए, मतलब कि टेबल डाटा टैग, और वो भी कितने चाहिए, वो भी 2। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर टैब पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक टेबल क्रिएट हो चुका है और उसके अंदर 2 टीआर आ रहे हैं। ये देखिए, पहला टीआर और दूसरा टीआर, और हर टीआर के अंदर 2 टीडी भी आ रहे हैं। अब देखिए मैं इसी का एक आपको एडवांस वर्जन भी दिखाता हूं। मैं यहाँ कंट्रोल जेड करता हूं। ये देखिए, अब देखिए अगर मैं इसके अंदर टीडी सिर्फ एक ही चाहता हूं और चाहता हूं कि जो भी टीडी आ रहा है उस पर कॉल स्पैन नाम का एट्रीब्यूट लगाओ, तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा कॉल स्पैन, और यहाँ जाके दे दी जैसे मैंने वैल्यू 2। तो यहाँ मैं बाहर आया और मैंने टैब पे क्लिक किया, तो देखिए ऑटोमेटिकली जो हमारे पास यहाँ पे टीडी क्रिएट हुआ है उसके अंदर कॉल स्पैन नाम का एट्रीब्यूट भी लग चुका है। तो ये इसका एडवांस वर्जन था। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सिबलिंग ऑपरेटर्स। सिबलिंग ऑपरेटर्स वो होते हैं अगर मैं एक ही साथ कई टैग क्रिएट करना चाहता हूँ मगर वो एक के अंदर एक नहीं होंगे, साथ साथ होंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक डिव टैग क्रिएट करना चाहता हूँ और यहाँ पर सिबलिंग ऑपरेटर का जो साइन है वो है प्लस, और उसके साथ एक पैराग्राफ क्रिएट करना चाहता हूँ और उसके साथ यहाँ पे मान लीजिए एक इमेज टैग भी क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टैब पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर तीनों जो हमारे पास टैग्स हैं वो सेपरेटली क्रिएट हो चुके हैं। डिव अलग से है, पी अलग से है और इमेज अलग से है। तो यही सिबलिंग ऑपरेटर का काम होता है। ये देखिए मैं इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन भी आपको दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए मैं एक डिव क्रिएट करना चाहता हूँ और उसके अंदर 3 टैग लेना चाहता हूँ। देखिए जैसे S2 और एक पैराग्राफ और एक इमेज टैग। ये देखिए, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिव के अंदर 3 टैग क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ मैंने टैब पे क्लिक किया और ये देखिए एक डिव क्रिएट हो चुका है और उसके अंदर 3 अलग से सेपरेट टैग भी आ चुके हैं। और अगर मैं डिव पे कोई आईडी भी लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर जस्ट मेरे को उसका आईडी पास कर देना है, मान लीजिए ABC। मैं एंड में आया और यहाँ पे मैंने टैब पे क्लिक किया। ये देखिए, तो यहाँ पर अब आईडी भी लग चुका है ABC। इसी का मैं एक एडवांस एग्जांपल आपको और दिखाता हूँ। देखिए उसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 2 डिव क्रिएट करता हूँ। एक डिव, उसके साथ सिबलिंग ऑपरेटर लगाया, फिर से डिव ले लिया और उस पर मैं क्लास लगाना चाहता हूँ टेस्ट। ये देखिए, और उस टेस्ट के अंदर मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ क्रिएट करना चाहता हूँ। पैराग्राफ के साथ मैं यहाँ पर मान लीजिए एक S2 टैग भी क्रिएट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए 2 डिव क्रिएट किए हैं। जो दूसरा वाला डिव है जिसपे हमने क्लास लगाई है टेस्ट, उसके अंदर मैं एक पैराग्राफ और एक S2 टैग डाल रहा हूँ। तो यहाँ मैंने टैब पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे एक डिव जो है हमारा वो सेपरेट से ऐड हो चुका है, और यहाँ पर एक डिव और क्रिएट हुआ जिसपे टेस्ट नाम की क्लास लगी हुई है और उसके अंदर 2 सिबलिंग्स आ रहे हैं, पैराग्राफ और S2।
अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास एक ऑपरेटर आता है जिसे हम कहते हैं क्लाइंब अप ऑपरेटर। तो देखिए उसके लिए मैं आपको सामने एक एग्जांपल बनाता हूँ। पहले मैंने एक डिव क्रिएट कर लिया, उसके अंदर एक पैराग्राफ है, उसके अंदर मान लीजिए एक स्पैन टैग है, उसके साथ में एक बी टैग है। अब देखिए अगर मैं सिर्फ इतना ही क्रिएट करता हूँ तो ये क्या करेगा, डिव के अंदर पी डाल देगा और पी के अंदर दो अलग से टैग डाल देगा, स्पैन और बी टैग। ये देखिए, अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने नए ऑपरेटर की जिसका नाम है क्लाइंब अप। तो क्लाइंब अप के लिए मैं यहाँ पर इस साइन को यूज करता हूँ। ये आपको कीबोर्ड में मिल जाएगा, जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू होती है 6 उसके साथ में। इसको आप शिफ्ट के साथ यूज कर सकते हैं। इसका काम क्या होता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए इसके बाद जैसे मैं आई टैग को क्रिएट करना चाहता हूँ। अब इसका मतलब क्या है क्लाइंब अप का, देखिए क्लाइंब अप जहां पर भी हम लगाएंगे तो ये उससे पहला वाला ग्रेटर देन का साइन ढूंढेगा। इससे पहला वाला ग्रेटर देन का साइन ये है, देखिए ये इससे बाहर आ जाएगा, मतलब कि पी के साथ। तो पी के साथ ये सिबलिंग बन जाएगा हमारा आई टैग। मैं आपको यहां क्रिएट करके दिखाता हूं। ये देखिए हमारा एक पी टैग था और ये पी टैग के साथ में आ गया हमारा सिबलिंग आई टैग। मैं आपको कंट्रोल जेड करके दिखाता हूं। ये देखिए, जबकि यहां से ऐसा दिख रहा था कि इस पी के अंदर ही हमारे पास ये टैग भी आ रहा है और ये भी, मगर जैसे ही हमने ये लगाया तो इसका मतलब बन गया ये एक स्टेप पीछे आ जाए, मतलब कि इससे पीछे यहां पर इसे मिला पी और ये पी का बन गया सिबलिंग। और अगर मैं यहां पर जाकर दो बार हमारा ये क्लाइंब ऑपरेटर लगा देता हूं तो इसका मतलब है ये दो स्टेप पीछे चला जाएगा, मतलब कि पहला स्टेप तो ये है और दूसरा स्टेप है ये, तो इसको मिलेगा डिव। तो ये डिव का सिबलिंग बन जाएगा आई टैग। तो यहां मैं गया और मैंने टैब पे क्लिक किया। ये देखिए, तो जहां से डिव मिला उसका ये सिबलिंग बन गया आई टैग। सिबलिंग का मतलब होता है जैसे हिंदी में अगर बात करें भाई बहन, तो उसके साथ वाला ये टैग बन चुका है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है एक है ऑपरेटर जिसका नाम है ग्रुपिंग ऑपरेटर। उसका यूज जो होता है वो है कॉम्प्लेक्स। अगर हम यहाँ पर कोई टैग्स का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो हम उसका यूज करते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ उसका यूज। यहाँ पर मान लीजिए मैं एक डिव टैग क्रिएट करना चाहता हूँ और उसके अंदर यहाँ पर मैं ग्रुप ले लेता हूँ। ग्रुप के लिए हमारे को यहाँ पे राउंड ब्रेसेस का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक डिव लेना चाहता हूँ जिसपे मैं हेडर नाम का आईडी लगाऊंगा। तो यहाँ मैंने हेडर लिख लिया, डिव लिखने की जरूरत नहीं है। और उसके अंदर यहाँ पर मैं एक यूएल टैग लेना चाहता हूँ। उसके अंदर यहाँ पे एल आई हो गए और एल आई भी कितने, जैसे 2, और हर एल आई के अंदर यहाँ पे एंकर टैग भी होगा। ये देखिए, अब मैं इससे बाहर आया और इसके साथ में ही मतलब कि जो हमारा हेडर नाम का जो हमारा डिव क्रिएट होगा उसका मैं एक सिबलिंग भी क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा प्लस सिबलिंग के लिए और यहाँ पर मैं एक आईडी ले लेता हूँ फुटर, मतलब कि मैं एक फुटर नाम का भी एक डिव क्रिएट करना चाहता हूँ और उसके अंदर मान लीजिए एक पैराग्राफ क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स जो हमने ये कॉम्बिनेशन बनाया इसके लिए हमने यहाँ पे राउंड ब्रेसेस लिए हैं, मतलब कि इससे पता लग जाए कि ये कॉम्बिनेशन है और इसके साथ में ये सिबलिंग है। तो मतलब कि पहले हमारा ये क्रिएट होगा, फिर उसके साथ हेडर के साथ ही एक सिबलिंग बन जाएगा फुटर नाम का और उसके अंदर चाइल्ड आ जाएगा पैराग्राफ टैग। तो यहाँ मैं गया और यहाँ पे मैंने टैब पे क्लिक किया। तो ये देखिए हमारा जो मेन पेरेंट डिव था डिव, उसके अंदर दो चाइल्ड आ चुके हैं। पहला डिव ये है जिसपे हेडर नाम का आईडी लगा हुआ है और उसके बाद ये हमारा दूसरा डिव बन गया जिसपे फुटर नाम का आईडी लगा हुआ है। तो यही हमारा काम होता है, जो हमारा ग्रुपिंग का काम होता है, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स डिजाइन जो हम बनाना चाहते हैं उसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप पूरे एक वेबसाइट का डिजाइन बनाना चाहते हैं एक ही कमांड के अंदर। मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए जैसे एक मेन डिव होगा जिसका नाम होगा रैपर, उसके अंदर एक डिव होगा जिसपे हेडर क्लास लगी होगी मतलब कि आईडी, और उसके अंदर एक h1 टैग आ रहा होगा। ये देखिए, फिर मैंने यहाँ पर लगाया प्लस का साइन और यहाँ पर एक आईडी लगा लिया मेन। और मेन के अंदर क्या होगा, हमारे पास दो डिव होंगे, एक तो होगा कंटेंट नाम का डिव और उसके साथ में यहाँ पर होगा एक साइड बार नाम का डिव। ये देखिए, तो मैं इनकी भी ग्रुपिंग कर लेता हूँ। ये देखिए, और उसके लास्ट में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा फुटर। तो यहाँ मैंने क्रिएट कर लिया फुटर और उसके अंदर मान लीजिए एक पैराग्राफ टैग है। तो ये पूरा का पूरा हमारी एक वेबसाइट का पूरा डिजाइन यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो यहाँ मैंने टैब पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ये ऊपर हेडर आ चुका है। यहाँ पे हम वेबसाइट का नेम दे सकते हैं, यहाँ पे हमारा मेन कंटेंट आ जाएगा, ये साइड बार की जगह होगी जिसमें हम ऐड वगैरह ये लिंक लगा सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास यहाँ पे फुटर आ जाएगा जिसके पैराग्राफ टैग के अंदर हम कॉपीराइट वगैरह लिख सकते हैं या कोई लिंक भी लगा सकते हैं। तो आपने देखा कि एक ही कमांड से हमने पूरा का पूरा डिजाइन एक ही बारी में रेडी कर लिया। तो इसको मैं रिमूव करता हूं। तो यही फायदा था हमारा ग्रुप ऑपरेटर का। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि हम क्लासेस पे नंबरिंग कैसे लगा सकते हैं।
देखिए अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था। मान लीजिए हमारे पास एक यूएल है, उसके अंदर एल आई लगा हुआ है और कितने एल आई हैं, जैसे मान लीजिए 5, और सब पे हमने एक क्लास लगानी है, मान लीजिए टेस्ट नाम की। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। मैंने यहाँ टैब पे क्लिक किया तो देखिए सब पे सेम ही क्लास लग चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं जितनी भी हमारे पास यहाँ पे टेस्ट नाम की क्लास लगी हुई है इनके नाम अलग अलग रखना चाहता हूँ। मान लीजिए टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, ऐसे टेस्ट 5 तक। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए जो हमारा टेस्ट नाम का यहाँ पे क्लास आ रही है इसके साथ यहाँ पर मेरे को देना डॉलर का साइन। डॉलर का मतलब होता है कि यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी 1 2 3 4। तो यहाँ मैं बाद में आया और यहाँ पे मैंने टैब पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए अब सबकी क्लासेस अलग हो चुकी हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5। और अगर मैं यही वाली जो हमारे पास नंबरिंग आ रही है इसको मैं 3 डिजिट्स में चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर देखिए क्या करूँगा, यहाँ पर मैं डॉलर का जो साइन है उसको 3 बार डाल दूंगा। ये देखिए अब यहाँ पे जो नंबरिंग आएगी वो आएगी 001, 002। ये देखिए तो इस तरह मैं जितने मर्जी डॉलर डालूंगा तो उतने हमारे पास यहाँ पे डिजिट की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक मेन बात बताना चाहता हूँ। देखिए जैसे काउंटिंग जो है वो 1 से शुरू हो रही है और अगर आप चाहते हैं कि ये 3 से या 4 से शुरू हो तो उसका भी हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्ट कोड है। देखिए मैंने यहाँ पर कंट्रोल जेड किया, मैं यहाँ पर अभी सिंगल डॉलर ही लगा देता हूँ और जहाँ से भी काउंटिंग शुरू करना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए 3 से शुरू करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे लिखना होगा @3। आपको ये 2 करैक्टर्स को यूज करना है इकट्ठे डॉलर के बाद। तो इसका मतलब है काउंटिंग जो शुरू होगी वो 3 से शुरू होगी। ये देखिए अब यहाँ पे 3 से लेकर 7 तक काउंटिंग आ गई है। मैं आपको कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर लिख दिया 5। अब काउंटिंग जो है 5 से शुरू होगी। ये देखिए 5 6 7 8 9। और अगर मैं ये काउंटिंग जो है इसको उल्टा करना चाहता हूँ, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसका भी हमारे पास यहाँ पे एक तरीका होता है। मैं देखिए यहाँ पर कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ पर मैं 5 तो हटा देता हूँ, यहाँ पर @ के साथ मेरे को देना है माइनस का साइन। अब इसका मतलब है जो काउंटिंग आएगी 1 2 से शुरू नहीं होगी, वो शुरू होगी 5 से। ये देखिए 5 4 3 2 1। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, यहाँ पे मैंने @ के साथ माइनस का यूज किया है। और अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि जो हमारी काउंटिंग है वो लास्ट में जो डिजिट हो वो हो 3, या कोई भी डिजिट मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ वो दे सकता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, तो काउंटिंग इस हिसाब से शुरू होगी कि उसका जो एंड होगा वो 3 पे होगा। यहाँ देखिए मैंने टैब पे क्लिक किया, ये देखिए तो 7 से शुरू हुई और लास्ट जो आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2 तो हमारी जो काउंटिंग होगी वो अब 2 पे खत्म होगी। ये देखिए तो यहाँ पर आपने देखा कि हम कैसे एमेट को यूज करके अलग अलग डिफ्स को या अलग अलग टैग्स को क्रिएट कर सकते हैं और अपना काम को छोटा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि हम एमेट की हेल्प से टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैं एक एंकर क्रिएट करना चाहता हूँ और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। मान लीजिए उसके अंदर लिखना चाहता हूँ क्लिक मी, तो उसके लिए मेरे को जस्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पे सबसे पहले करली साइंस लगाने हैं। इसका मतलब है कि एंकर टैग के अंदर मुझे कुछ टेक्स्ट ऐड करना है और जो भी टेक्स्ट ऐड करना है वो मैं ये करली ब्रेसेस के अंदर दूंगा। ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया क्लिक मी। अब मैं बाहर आया और मैंने टैब पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली एंकर टैग क्रिएट हो चुका है और उसके अंदर टेक्स्ट भी आ गया क्लिक मी। मैं इसका आपको एक एडवांस वर्जन भी दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एंकर टैग के अंदर क्लिक, और मैं चाहता हूँ एंकर टैग के अंदर एक बोल्ड टैग भी लग जाए, मतलब कि बी टैग। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सिबलिंग टैग का ऑपरेटर का यूज किया और यहाँ पर लिख दिया बी। अब बी के अंदर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ हियर। मैं यहाँ से मी हटा लेता हूँ। ये देखिए अब मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर टैब पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एंकर टैग के अंदर क्लिक भी आ गया लिखा हुआ और उसके बाद यहाँ पर देखिए बी टैग भी आ चुका है और उसके अंदर भी अपना टेक्स्ट आ रहा है। तो इस तरह मैं किसी भी टैग के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर S2 टैग ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम हेडिंग हियर। ये देखिए मैंने यहाँ पर टैब पे क्लिक किया तो देखिए ऑटोमेटिकली S2 टैग के अंदर वो हेडिंग भी आ चुकी है। अब जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिखा है मगर ये टेक्स्ट तो हमें लिखना पड़ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास डमी टेक्स्ट लिखने के लिए भी एक कमांड आती है। मान लीजिए अगर मैंने 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है तो वो भी मैं लिख सकता हूँ सिर्फ एक ही कमांड की हेल्प से। ये देखिए उसके लिए जस्ट मेरे को यहाँ पे लिखना है लॉरम। आपको यही लिखना है लॉरम। और जैसे मान लीजिए मैं 10 वर्ड्स लिखना चाहता हूँ तो यहाँ मैं लिख दूंगा 10। मैंने इसके बाद टैब पे क्लिक किया तो देखिए ऑटोमेटिकली
यहाँ पर एक लॉरम का पैराग्राफ बन जाएगा। लॉरम एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका कोई मतलब नहीं होता, ये जस्ट हम वेब डिजाइनिंग के अंदर एक डमी टेक्स्ट को यूज करने के लिए दिखाते हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर 10 वर्ड्स आ चुके हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ बन चुका है। इसको हम सीधा किसी पैराग्राफ के अंदर भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर पी लिखा और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया लॉरम। मैंने इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं दिया, तो ये अपने आप से एक पैराग्राफ क्रिएट कर देगा। ये देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ क्रिएट हो चुका है और इसका एंड हो रहा है लास्ट में। ये देखिए, तो यहाँ मैं आया, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और अगर मैं इसके अंदर डाल देता हूँ जैसे 5, तो एक नया पैराग्राफ क्रिएट होगा जिसके अंदर 5 वर्ड का एक पैराग्राफ आ रहा होगा। ये देखिए 1 2 3 4 5। मैं इसका आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। देखिए अगर मैं 4 पैराग्राफ ऐसे चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर कर दिया इंटू 4, पी इंटू 4, मतलब कि 4 पैराग्राफ क्रिएट हो जाए और हर के अंदर यहाँ पर लॉरम का एक टेक्स्ट ऐड हो जाए जो 5 वर्ड्स का हो। ये देखिए मैंने टैब पर क्लिक किया। ये देखिए मैं आपका एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर यूएल टैग ले लेता हूँ और उसके अंदर एल आई ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 4, और हर के अंदर मैं लॉरम डालना चाहता हूँ और कितने वर्ड्स का, जैसे मान लीजिए 2। तो यहाँ मैंने टैब पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट बन चुकी है। तो अगर हमें वेबसाइट के अंदर डमी लिस्ट दिखानी हो तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लॉरम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी भी लगा सकते हैं। देखिए अगर मैं पैराग्राफ लिखकर यहाँ पर लिखता हूँ लॉरम और यहाँ पर देता हूँ 1000, तो देखिए 1000 वर्ड का भी एक पैराग्राफ ऐड कर देगा। ये देखिए कितना बड़ा पैराग्राफ यहाँ पे ऐड हो चुका है, आप देख रहे हैं। तो लॉरम का ये बहुत बड़ा फायदा है कि अगर हमें यहाँ पे डमी टेक्स्ट डालना हो वेबसाइट के अंदर तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा सारा HTML के अंदर कि हम एमेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको जीरो से लेकर पूरा कंप्लीट समझा दिया है। अब इसके बाद हम एमेट का यूज़ CSS के अंदर देखते हैं। तो यहाँ मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ और अपनी नेक्स्ट फाइल खोलता हूँ जो है emet.css। अब यहाँ पे जाके सबसे पहले मैं एक सिलेक्टर बना लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर बॉडी नाम का सिलेक्टर बना लिया। आप किसी भी सिलेक्टर के अंदर एमेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम विड्थ डालना चाहते हैं तो हमें पूरा विड्थ लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमारे को यहाँ पे लिखना है W लिखने के बाद जस्ट हमारे को यहाँ पे टैब दबा देना है। तो देखिए ये विड्थ अपने आप लगा देगा। आपको अंदर वैल्यू तो देनी पड़ेगी मगर आपका टाइपिंग का काम काफ़ी कम हो जाएगा। अगर देखिए आपको हाइट लगानी है तो जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है H और उसके बाद टैब को प्रेस कर देना है, तो ये आपका हाइट पूरा प्रॉपर्टी लगा देगा। और इसी तरह अगर आपको यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देना है तो जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है BG मतलब बैकग्राउंड कलर। तो देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर भी आ जाएगा। इसको जाके आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, तो अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको फटाफट प्रॉपर्टीज दिखा रहा हूँ। देखिए अगर मैं फुल प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ एक कलर के लिए तो यहाँ पे जस्ट मेरे को लिखना है BGC का मतलब है बैकग्राउंड कलर। तो ये देखिए, और मान लीजिए अगर मैं बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे जो प्रॉपर्टी कोड लेना है वो है BGI। इसका मतलब है बैकग्राउंड इमेज। ये देखिए यहाँ पर यूआरएल नाम की भी वैल्यू आ चुकी है अपने आप, जस्ट आपको अंदर जाके उसका पाथ देना है। और अगर आप कलर और बैकग्राउंड जो इमेज है वो एक ही साथ देना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक तरीका है, उसका शॉर्ट हैंड है BG+। तो देखिए मैंने यहाँ पे टैब पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट कलर आ चुका है, यूआरएल आ चुका है, उसकी पोजीशनिंग के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ चुके हैं, और उसको रिपीट करना है कि नहीं तो उसकी वैल्यू आ चुकी है नो रिपीट, जिसको आप जाके चेंज भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अलग से बैकग्राउंड रिपीट यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्ट हैंड है जिसको हम कहते हैं BGR, मतलब कि बैकग्राउंड रिपीट। तो देखिए इसने यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख दी। और अगर मैं यहाँ पर जो इमेज की पोजीशनिंग है उसको भी अलग से देना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा BGP। P हमारी पोजीशन लगा देगा। ये देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैं बाद में जाके इसे चेंज भी कर सकता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 100 पिक्सल और यहाँ पे दे दिया 200 पिक्सल, कुछ भी दे सकते हैं। और अगर मैं बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी तो लगाना चाहता हूँ मगर उसके अंदर वैल्यू नन देना चाहता हूँ तो उसके लिए जस्ट मेरे को यहाँ पे लिखना है BG, उसके बाद मेरे को कॉलन का यूज़ करना है और उसके बाद लिख देना है N का मतलब होता है नन। ये देखिए, तो ये थी हमारी बेसिकली हाइट विड्थ और बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कलर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो देखिए कलर जब भी आपको यूज़ करना है जो जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है C के बाद आपको टैब दबा देना है तो ये कलर दे देगा। कलर को आप जाके चेंज भी कर सकते हैं। और जो भी अगर आप कलर है वो RGB मोड में देना चाहते हैं तो जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है C, उसके बाद कॉलन दे के लिख देना है R का मतलब है ये RGB मोड में आपको कलर मोड दे देगा।
ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 मोड आ चुके हैं, आर, जी और बी। और अगर आप इसी के साथ अल्फा भी यूज करना चाहते हैं तो जस्ट आपको यहाँ पे सी के बाद देना है कॉलन लगा के आर ए। आर का मतलब है आर जी बी और ए का मतलब है अल्फा। ये देखिए लास्ट में जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो है अल्फा की वैल्यू। तो इसको मैं जाके अब रिमूव कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अगर मैं फ्लोट वगैरह यूज करना चाहता हूँ तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट हैंड आता है। जस्ट मेरे को लिखना है एफ एल मतलब कि फ्लोट के लिए, और मैं जस्ट टैप दबा दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली वैल्यू भी दे देगा उसकी लेफ्ट। अगर आप यहाँ पे सीधा से राइट लगाना चाहते हैं तो उसका भी शॉर्ट हैंड है, आपको लिखना है एफ एल कॉलन लगा के आर और यहाँ पे मैं टैप दबाऊंगा तो ये राइट दे देगा उसकी वैल्यू। और अगर आप यहाँ पे नन यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एफ एल कॉलन एन, तो एन का मतलब है नन। ये देखिए तो ये नन हो गया। फ्लोट के साथ मोस्टली हम क्लियर प्रॉपर्टी भी यूज करते हैं तो उसका भी हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट हैंड है। जस्ट हमारे को यहाँ पे लिखना है सी एल, तो सी एल लिखने के बाद मैंने टैब दबाया तो यहाँ पे आ गया बोथ। और मान लीजिए अगर आप सिर्फ क्लियर करना चाहते हैं लेफ्ट साइड से तो उसके लिए जस्ट आप यहाँ पे लिखेंगे सी एल कॉलन एल, एल का मतलब है लेफ्ट साइड से। और मान लीजिए अगर आप राइट से देना चाहते हैं तो जहाँ पे लिखेंगे सी एल कॉलन आर, ये देखिए राइट से। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास CSS की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है पोजीशन। तो पोजीशन के लिए जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है POS। जैसे ही मैं इसको लिखूंगा तो ये हमारे को रिलेटिव नाम की एक वैल्यू के साथ पोजीशन की पूरी प्रॉपर्टी लगा के दे देगा। अगर मैं यहाँ पर पोजीशन की वैल्यू एब्सोल्यूट लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे को लिखना है POS कॉलन ए मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। और मान लीजिए अगर मैं फिक्स लगाना चाहता हूँ तो POS कॉलन F फिक्स के लिए। और जब भी हम पोजीशन यूज करते हैं तो इसके साथ हम दूसरी प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। तो देखिए अगर मैं सिर्फ टी लिखूंगा तो ये मेरे को टॉप रिटर्न कर देगा, अगर मैं एल लिखूंगा तो लेफ्ट दे देगा। मैं इनकी वैल्यूज नहीं दे रहा हूँ, जैसे आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। और अगर बॉटम देना है तो बॉटम के लिए बी, और अगर राइट यूज करना चाहता हूँ तो आर के बाद मैंने टैब दबा दिया। ये देखिए तो इस तरह मैं पोजीशन की सारी प्रॉपर्टीज को ऐसे यूज कर सकता हूँ। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले नाम की जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है उसको यूज करने का तरीका। तो देखिए मेरे को जस्ट लिखना है डी और टैब दबा देना है तो ये हमारे पास एक वैल्यू दे देगा डिस्प्ले ब्लॉक। और मान लीजिए अगर मैं डिस्प्ले इनलाइन लगाना चाहता हूँ तो डी लगा के मेरे को आई का यूज करना है। ये देखिए। और अगर मैं इनलाइन ब्लॉक लगाना चाहता हूँ तो उसके साथ मेरे को यहाँ पे देना है डी आई बी, आई का मतलब है इनलाइन और बी का मतलब ब्लॉक। ये देखिए। और मान लीजिए अगर मैं फ्लेक्स नाम की जो हमारे पास नई प्रॉपर्टी आई है उसको भी यूज कर सकता हूँ तो डी कॉलन एफ, या मैंने टैब पे प्रेस किया। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास इसके प्रीफिक्स भी आ चुके हैं। ये देखिए वेबकिट और एमएस, माइक्रोसॉफ्ट का जो हमारे पास प्रीफिक्स है एमएस वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और अगर मैं डिस्प्ले नन लगाना चाहता हूँ तो उसके भी लिए हमारे पास डी लगा के कॉलन एन, एन मतलब नन। ये देखिए तो आपने देखा कि कोडिंग कितनी फास्ट हो जाती है इससे। अब इसके बाद मैं आपको मार्जिन और बॉटम के शॉर्ट हैंड दिखाता हूँ जो एमेट के अंदर हमारे को मिलते हैं। देखिए अगर मैं एम प्रेस करूंगा तो ये मार्जिन दे देगा। अगर मैं मार्जिन जो है सिर्फ टॉप से देना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं लिखूंगा MT जिसका मतलब है मार्जिन टॉप। ये देखिए इसी तरह ML का मतलब है मार्जिन लेफ्ट और राइट का मतलब है MR। ये देखिए। और मार्जिन बॉटम के लिए MB। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से मैं पैडिंग भी यूज कर सकता हूँ। मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। मैं P लिखूंगा खाली और टैब दबाऊंगा तो पैडिंग आ जाएगी। अगर पैडिंग भी है मैं सिर्फ टॉप से देना चाहता हूँ तो PT दूंगा तो पैडिंग टॉप। और अगर लेफ्ट से लगाना चाहता हूँ PL लेफ्ट के लिए और राइट के लिए PR। ये देखिए। और इसी तरह बॉटम के लिए PB मतलब कि पैडिंग बॉटम। मैंने टैब पे प्रेस किया। ये देखिए तो ये थे सारे हमारे पास मार्जिन और पैडिंग से रिलेटेड। अब मैं आपको फटाफट बॉर्डर के भी जो शॉर्ट हैंड है वो दिखाता हूँ। देखिए बॉर्डर के लिए जस्ट मेरे को यहाँ पे लिखना है BD। मैं टैब दबाऊंगा तो ये हमारे को बॉर्डर की प्रॉपर्टी दे देगा। और अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अंदर उसकी विड्थ भी आ जाए, उसका स्टाइल भी आ जाए और उसका कलर भी, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे लिखना है BD+। ये देखिए आपने बहुत सारी वीडियोस में मेरे को उसको यूज भी करते देखा होगा BD+ को, तो वो एमेट का ही तरीका है। और अगर मैं बॉर्डर को नन लगाना चाहता हूँ तो मैं BD देके यहाँ कॉलन N दे दूंगा, N का मतलब नन। और मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे CSS के अंदर एक नई प्रॉपर्टी भी आई है जिसका नाम है बॉर्डर इमेज, तो वो भी मैं दे सकता हूँ BDI लगा के। ये देखिए। और अगर मैं बॉर्डर जो है सिर्फ लेफ्ट साइड से देना चाहता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ अभी। उसके लिए मेरे को जस्ट यहाँ पे लिखना है BDL मतलब कि बॉर्डर लेफ्ट। ये देखिए। और अगर मैं यहाँ पर BDL+ लिख देता हूँ तो ये मेरे को उसकी विड्थ भी दे देगा, उसका स्टाइल भी और उसका कलर भी। ये देखिए
बिल्कुल इसी तरीके से मैं बॉर्डर टॉप भी दे सकता हूँ BDT। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर BDT प्लस दे देता हूँ तो ये मेरे को उसका स्टाइल कलर वगैरह भी दे देगा। इसी तरह मैं बॉटम लेफ्ट राइट वगैरह भी यूज़ करके देख सकता हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो लिस्ट बनती है उससे रिलेटेड जो हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं तो उसके शॉर्ट हैंड जो आते हैं एमेट के अंदर वो कैसे यूज़ करने हैं। देखिए, अगर मैं सिर्फ लिस्ट यूज़ करना चाहता हूँ तो लिस्ट लिखूंगा LIS और टैब पे प्रेस कर दूंगा तो ये हमारे को दे देगा लिस्ट स्टाइल। अगर मैं लिस्ट स्टाइल पोजीशन यूज़ करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यूज़ करूंगा LISP, लिस्ट P। ये देखिए, तो इसने हमारे को दे दिया लिस्ट पोजीशन। और इसी तरह अगर मैं लिस्ट पोजीशन के अंदर इनसाइड या आउटसाइड भी यूज़ कर सकता हूँ तो देखिए उसके लिए मैं लिखूंगा LISP कॉलन लगा के उसकी वैल्यू, मतलब कि वैल्यू कौन सी, आउटसाइड, तो आउटसाइड के लिए मैं O लिखूंगा। और इसी तरह अगर मैं I दे दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगी इनसाइड। ये देखिए, और अगर मैं लिस्ट स्टाइल में कोई टाइप देना चाहता हूँ कि किस टाइप की लिस्ट चाहिए मेरे को तो यहाँ पे मैं लिखूंगा LIST। ये देखिए, तो यहाँ पर इसने मेरे को प्रॉपर्टी दे दी लिस्ट स्टाइल टाइप। और इसके बाद अगर मैं लिस्ट स्टाइल में इमेज लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं लिखूंगा LISI, लीसी। तो देखिए यहाँ पर इसने मेरे को दे दिया लिस्ट स्टाइल इमेज। तो ये थे हमारे पास लिस्ट स्टाइल के सारे शॉर्ट हैंड्स। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट से रिलेटेड हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं जैसे, तो उनको हमें कैसे यूज करना है। देखिए, जैसे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट अलाइन, तो मैंने सिर्फ लिखा TA तो इसने मेरे को दे दिया टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। और मान लीजिए अगर मैं टेक्स्ट अलाइन राइट करना चाहता हूँ तो TA:R, R का मतलब है राइट। ये देखिए, मैं सेंटर करना चाहता हूँ तो TA:C, तो इसने मेरे को सेंटर दे दिया। और इसी तरह जस्टिफाई के लिए मैं J ले लूंगा। और अगर मान लीजिए मैं टेक्स्ट डेकोरेशन लगाना चाहता हूँ तो सिर्फ लिख दूंगा TD, तो मेरे को टेक्स्ट डेकोरेशन दे देगा। ये देखिए, अगर मैं सिर्फ टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन लगाना चाहता हूँ तो TD: उसकी वैल्यू है U अंडरलाइन के लिए, तो मैंने यहाँ पे टैब पे प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है अंडरलाइन। तो इसी तरह हमारे पास एक दूसरी वैल्यू भी होती है ओवरलाइन के लिए TD:O, तो ओवरलाइन आ जाएगा। ये देखिए, और एक होती है लाइन थ्रू, तो TD, यहाँ पे मैंने कॉलन लगाया और उसके लिए ले लिया L मतलब लाइन थ्रू। तो इस तरह हम CSS की जितनी भी हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं उनको यूज करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अब आपको CSS 3 के अंदर जो हमारे पास एक्सटर्नल फॉन्ट को लगाने का जो तरीका है उसका भी हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्ट हैंड है जो आपकी काफ़ी सारी लाइंस एक ही कोड में लिख सकते हैं। देखिए, उसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है @F, तो ये हमारे पास फॉन्ट फेस लगा देगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर हम फॉन्ट की फैमिली दे सकते हैं और वो फॉन्ट कहाँ पे पड़ा है उसकी फाइल का यहाँ पे पाथ भी दे सकते हैं। और मान लीजिए अगर मैं उसके अलग अलग फॉर्मेट लगाना चाहता हूँ तो उसका भी मेरे पास यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीका है। उसके लिए जस्ट मेरे को यहाँ पे लिखना है @F और उसके साथ में जस्ट मेरे को यहाँ पे लगा देना प्लस। तो इस तरह से हम मल्टीपल जो उसके फॉर्मेट होते हैं फॉन्ट्स के उस सबको भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टैब पे क्लिक किया तो ये देखिए, इसने हमारे को कितनी लंबी लाइन का एक कोड दे दिया। यहाँ पे हम अलग अलग वर्जन लगा सकते हैं जैसे EOT, WOFF, TFF, SVG। पूरा हमारे को कुछ भी नहीं लिखना, जस्ट हमारे को यहाँ पे एक ही लाइन लिखनी है @F और प्लस। तो ये हमारे पास फॉन्ट लिखने का तरीका है। और अगर हमें यहाँ पर मीडिया क्वेरी लगानी है तो उसके लिए हमें सिर्फ मीडिया लिखना है। ये देखिए, मैंने M लिखा तो ये हमारे को मीडिया रिटर्न कर देगा। ये देखिए, इसने स्क्रीन वगैरह सब अपने आप से लगा लिया। तो ये था पूरा एक क्रैश कोर्स जो मैंने आपको एक ही वीडियो के अंदर पूरी एमेट आपके अंदर बता दी है कि कैसे हम HTML के अंदर एमेट को यूज़ करते हैं और कैसे हम CSS के अंदर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी इसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ वो वेबसाइट। यहाँ देखिए, वेब ब्राउज़र के अंदर मैंने एमेट की वेबसाइट ओपन कर ली है। इसका नाम है emet.io, आप जाके देख भी सकते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर आपके सामने आपको सब पता लग जाएगा। यहाँ पे पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि एमेट क्या है जो मैंने अभी आपको बताया है। यहाँ पर अगर आप डाउनलोड्स पे जाएंगे तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स आते हैं, टेक्स्ट एडिटर्स हैं, उनके यहाँ पर प्लगइन यहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, जैसे एटम का भी पड़ा हुआ है, सबलाइन का है, नोटपैड++ का भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ब्रैकेट का है, ड्रीमवीयर का भी है। तो यहाँ से भी आप पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली आप जो एटम की ऑफिशियल साइट है वहीं से जाके आप इसे डाउनलोड कीजिएगा। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जाना होगा डॉक्यूमेंटेशन पे। ये देखिए, यहाँ पर छोटी छोटी वीडियोस हैं जहाँ से जाके आप इसे देख सकते हैं कि एमेट को हमें कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर इसके बेसिक सिंटेक्स भी हैं। ये देखिए, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको दिखाया है चाइल्ड ऑपरेटर को कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे सब बताया हुआ है। सिबलिंग को कैसे यूज़ करना है,
क्लाइंब अप ऑपरेटर को कैसे यूज करना है, और यहाँ पर कुछ और भी हैं सिंटेक्स हैं। यहाँ पर लॉरल सम को कैसे यूज करना है उसका भी है। बीच की आपको यहाँ पर चीजें लिंक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है। लास्ट में जाके आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लिंक मिलेगा जिसका नाम है चीट शीट। इस पूरे एक पेज के अंदर ही जितने भी HTML और CSS को यूज करने के शॉर्ट हैंड्स हैं वो सब एक ही जगह दे रखे हैं। यहाँ पे आप चीट शीट पे क्लिक कीजिए तो यहाँ देखिए आपके सामने एक चीट शीट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि क्या शॉर्ट हैंड है और वो हमारे को क्या प्रोड्यूस करके देगा, सबके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको जितने भी दिख रहे हैं ये सारे HTML के सिंटेक्स हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये देखिए पूरा डिटेल में आपको दिखा रखा है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया भी था। ये सारे HTML से रिलेटेड हैं और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास CSS के भी शॉर्ट हैंड शुरू हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर CSS के शॉर्ट हैंड सारे शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर अलग अलग हैं, जैसे विजुअल से रिलेटेड, फ्लोट पोजीशन से रिलेटेड, बैकग्राउंड से रिलेटेड, और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर कलर से रिलेटेड, यहाँ पे अलग अलग आप यहाँ पे एनिमेशन वगैरह के भी हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए नहीं है करके, आप यहाँ से खुद भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए बॉर्डर, टेबल से रिलेटेड, मार्जिन और पैडिंग से रिलेटेड। तो इस तरह ये पूरी की पूरी कंप्लीट शीट है जहाँ से जाके आप पूरा पढ़ के खुद भी एमेट अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी आपको अप्लाई करना है, बेशक आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करने हो, उससे पहले आपको उसका पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।